तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वन शॉट सीरीज क्लास 10th के लिए, जिसमें आप लोगों को क्लास 10th का फुल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये सारा कुछ मिलेगा। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए देखिए, तो रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण में पहला चैप्टर है। इसमें पहली हेडिंग जो देखेंगे वो हेडिंग है क्या, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। ओके, तो रासायनिक अपक्रिया की अगर बात करें तो क्या बताएंगे, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। किनका होता है? नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ओके, नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें क्या, भोजन का जैसे कि पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना और मैग्नीशियम फीते का जलना आदि, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही है, तो कैसे बताएंगे, पदार्थ की यदि किसी स्थिति में परिवर्तन हो जाए या उसका रंग बदल जाए या उससे गर्मी का विकास हो जाए, कुछ भी चेंजेज आ जाए, तो उससे हम लोग जान लेंगे कि यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया हो रही। देखिए, इन कारकों से पता चलता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। कैसे? जैसे कि नंबर 1 देखें, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन आ जाए। ओके, पदार्थ का क्या हो जाए, रंग बदल जाए और गर्मी का विकास हो जाए, गर्मी का अवशोषण हो जाए या गैस का विकास हो जाए या फिर प्रकाश का विकास हो जाए। तो जब कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन हमेशा होती है ऐसे ए से बी, इस टाइप में। ठीक है, तो जो ये है पार्ट, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग अभिकारक कहते हैं। मतलब जो अपक्रिया में भाग लेता है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं, क्या कहलाती है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और अपक्रिया के उपरांत जो बनता है, अपक्रिया के उपरांत जो बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बताया इसमें, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण किसी रासायनिक अपक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद। जैसे कि मैंने क्या बताया था, ए से बी कोई रिएक्शन होती है तो बी आपका क्या है, उत्पाद, और ये आपका क्या है, रिएक्टेंट, जिसे क्या बोलते हैं, अभिकारक। ओके, रासायनिक समीकरण किसे कहता है, किसी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को, कोई रासायनिक अपक्रिया है उसमें भाग लेने वाले किनको, पदार्थों को, मतलब किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से, मतलब प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड की H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस वाला इसके साथ चला जाता है, मतलब इसकी जगह ले लेता है, और ये वाला इसकी जगह ले लेता है। और जब जगह लेता है तो यहाँ बनता है 2HCl प्लस Na2SO4। ठीक है, प्लस क्या बनता है, Na2SO4, राइट, Na2SO4। तो इसी टाइप से बैलेंस ही करते हैं, यहाँ पे 2 का कर देंगे मल्टीपल, सेटिस्फाइड हो जाएगी। ओके, आगे देखिए क्या बात की थी, संतुलित रासायनिक समीकरण हो चुका है। अब हमने बात की है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इसमें इसका इम्पोर्टेंट आ जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बताया कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको विनाश या नष्ट किया जा सकता है। ओके, ये सभी हो गया। फिर इसके बाद में इन्होंने, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया, तो इसमें क्या होगा, अपक्रिया के उपरांत, रासायनिक अपक्रिया के पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या और अपक्रिया के बाद परमाणुओं की संख्या दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे कोई भी रिएक्शन अगर हम करें तो रिएक्शन जैसे कि मैंने ये की थी NaCl प्लस H2SO4, एरो बना था
2HCl प्लस Na2SO4, राइट। अगर इतना बना था तो इसमें क्या बताया गया था, जैसे Na इसमें क्या है, अगर संतुलित है तो इसमें क्या होगा कि Na जितना होगा उतना ही अदर होगा। जैसे कि अगर Na की अगर बात करें तो यहाँ पे Na कितना है, 1 है, और इस जगह पे Na की अगर बात करें तो यहाँ Na कितना है, 2 है। तो मतलब Na जो एलिमेंट हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, संतुलित नहीं है। ऐसे ही Cl देख लें, क्लोरीन देख लें और Cl देख लें। ओके, तो यहाँ पे 2 का मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ Cl 2 हो जाएगा, यहाँ क्लोरीन 1 है। ओके, हाइड्रोजन ऐसे ही यहाँ देख लें तो यहाँ पे देख लें। तो इस टाइप से अगर ऐसे रिएक्शन लिखते हो तो वो गलत है, मतलब इसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असंतुलित है ये। अगर संतुलित लिखते हैं तो क्या लिखोगे, 2NaCl, चूँकि दोनों में 2 का डिफरेंस आया, 2 और 2, तो क्या किया, 2 का इसमें मल्टीपल कर दिया, ठीक है, प्लस H2SO4 एरो 2HCl प्लस Na2SO4, राइट। तो इस टाइप से लिखना था। ओके, आगे देखिएगा। और जो ये समीकरण है आपका, ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसी को बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, संतुलित है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिएगा सबसे पहले जो हमने बताया था वो क्या बताया था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण जो होता है तो क्या बताया, किसी रासायनिक अपक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ओके, अगर इसी में हम लोग जानकारी लें तो क्या होता है कि रासायनिक अपक्रिया जो होती है वो रासायनिक समीकरण द्वारा ही हमेशा निरूपित की जाती है। और रासायनिक समीकरण में आपके क्या क्या आते हैं, तत्वों के प्रतीक, अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अपक्रिया में आवश्यक जो परिस्थितियां होती हैं कौन कौन सी, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के नीचे लिखा जाता है। तो देखिए कैसे बताते हैं। देखिए, जैसे कि कोई रिएक्शन आपकी हो रही है A से B, क्या हो रही है, A से B, यहाँ पे ताप लिखा जाएगा ATM करके 273 केल्विन या कुछ भी। यहाँ पे सिंबल रहेगा टेम्परेचर का कि गर्म किया। यहाँ पे उत्प्रेरक, जैसे कि कोई भी रिएक्शन है जैसे NH3 है या कुछ भी है, और यहाँ पे कर देता है प्लेटिनम या मोलिब्डेनम। ओके, तो ये सारा क्या है, उत्प्रेरक है। और इस सभी को हम जो तीर का निशान लगाते हैं उसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब इसी में बताया संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसके दाईं और बाईं ओर दोनों पक्ष, मतलब ये NH3 है और इधर साइड अगर हम लिख दें N2 + 3H2। ओके, तो ये रिएक्शन जो है इसको ऐसे एरो के साइन द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो क्या बताया, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों बाईं तथा दाईं, मतलब ये LHS है और आपका ये RHS है, दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या कैसी हो, बराबर हो। मतलब N अगर 2 है तो यहाँ पे 2 का क्या कर दो, गुणा, और 3 2 जा 6 और ये। ओके, तो यहाँ पे LHS बराबर RHS है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ओके, अब बात आती है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। तो अगर महत्व पे बात करें तो संतुलित जो रासायनिक समीकरण होगा वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता होगा, राइट। मतलब उसमें द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को देखें तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये बताया जाता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
ओके। और अगर उत्पन्न नहीं किया जा सकता और नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है किसी रासायनिक क्रिया में अगर इधर साइड अभिकारक में 250 ग्राम है तो उत्पाद में भी 250 ग्राम ही द्रव्यमान आएगा। अगर इतना सेटिस्फाइड है तो अब क्रिया संतुलित है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए एग्जाम्पल करते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल जो अभी मैंने लिया था कौन सा, NH3 और N2 + 3H2, यही रिएक्शन थी। अच्छा, इसमें अगर हम अभिकारक का लें, इसे LHS मान लें और इसे RHS मान लेते हैं, तो हम LHS बराबर ले लेते हैं। ठीक है, LHS में क्या है, NH3। अगर इसका मास निकालते हैं, मास का मतलब क्या है, द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का अणुभार जो होता है वो 14 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 प्लस, तो 3 गुणे 1। ओके, तो 14 और प्लस 3 कितना हो गया, 17 बराबर 17 ग्राम। ओके, 17 ग्राम आ गया। अच्छा, इसके बाद में अब क्या ले लेते हैं, RHS। ये तो LHS हो गई, चलिए लेते हैं RHS। अगर RHS की बात करता है तो RHS में देखिए क्या है, N2 + 3H2। ओके, N2 + 3H2। अगर द्रव्यमान की बात कर लें तो द्रव्यमान बराबर क्या आएगा, N2 2 है। अगर N2 2 हैं तो इसमें कितना आएगा, 2 गुणे 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 3 दूना 6, तो 6 गुणे 2। तो ज़रा बताइए, 14 दूनी 28 और 6 दूनी 12, 28 और 12 कितना हो गया, 40 ग्राम ओम। मतलब कहने का है कि अगर इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान बराबर नहीं है तो अब क्रिया संतुलित नहीं है। मतलब मास ऑफ LHS नॉट इक्वल टू RHS, राइट। तो क्या है, अब क्रिया संतुलित नहीं है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये नहीं है अभी। ओके, बैलेंस कब होगी ज़रा ये भी देख लीजिए। ओके, तो जब बैलेंस होगी उसकी अगर बात करें तो देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर देखें तो क्या होगा, जैसे कि हमारा NH3 था और क्या बना था, N2 + 3H2, राइट। अब हम बैलेंस करके देख लेते हैं बैलेंस के लिए। ठीक है, तो बैलेंस में अगर देखें तो N आपके 2 हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल और करके देख लेंगे। तो यहाँ पे LHS ले लें और LHS = 2NH3 लिख लेते हैं। ओके, अगर 2NH3 लिखते हैं तो 2NH3 में आपका कितना बनेगा, मास = 2 बड़ा ब्रैकेट, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 + 3। ठीक है, 14 और 3 कितना होगा, 17, 17 और 2 34। ओके, ये मास LHS का आया। ऐसे ही अगर RHS का निकालो तो RHS का क्या निकलेगा, N2 + 3H2। ओके, अगर मास की बात करोगे, मास क्या निकलेगा, नाइट्रोजन का 14, 14 और 2, 14 दूनी 28, 3 2 जा 6, 28 और 6 34। तो LHS = RHS आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये आपकी कैसी है, बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना, जिसके लिए हमारा मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, अगर हीट एंड ट्रायल मेथड की बात कर लें तो इस पे हम लोग बात करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, इसकी जो स्टेप 1 है, इसमें सबसे पहली स्टेप में क्या है कि रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेना। ओके, तो ये जो है ना, इसको आपको अलग अलग क्या कर लेना है,
एक डब्बा बना लेना है, ओके, और डब्बे के अंदर बंद कर लेना है, ओके। नेक्स्ट जो स्टेप है वो ज़रा देखिए। हाँ, इसमें मेन टॉपिक और है इसी में क्या, कि जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसमें जो डब्बे में लिखा है उसमें कहीं भी चेंज नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी बदले ना, इसलिए डब्बे के अंदर बंद करा रहे हैं। जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट कर लेना है। कैसे, जैसे कि ये जो आपके तत्व है सीरीज, इसके बाद में इधर आपके रिएक्टेंट हैं और इधर क्या है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या है। जैसे कि रिएक्शन में क्या है, अगर ये LHS है आपका और इधर आपका क्या है RHS है, ओके, तो इधर क्या था, ये 2H2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन ये है, इसमें LHS साइड में Fe1 है, तो देखिए Fe जो लिखा गया वो 1 लिखा गया है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं, तो ये 2 लिखे हैं। फिर इसके बाद में ऑक्सीजन O है, सिंगल 1 है, तो ऑक्सीजन O है, 1 है, ठीक है। फिर ऐसे ही RHS में आपको बनाना है एक टेबल। RHS में बनाते वक्त याद रखें Fe जो है वो Fe आपका 3 है, ओके, Fe3 है रिएक्शन में, और O आपका 4 है, ओके। तो रिएक्शन क्या है, Fe3O4, मतलब रिएक्शंस जो थी आपकी वो थी Fe प्लस H2O, ओके, एरो Fe3O4 प्लस H2, ओके। तो इसमें सारा कुछ दिख रहा है क्या, Fe 3 है, 3 है, H आपका 2 है, 2 है, O आपका 4 है, 4 है। अब इसमें बैलेंस कैसे करना है, इसके नेक्स्ट चरण में पहुंचते हैं। नेक्स्ट चरण में है सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करो। चेक करिएगा कि ये संतुलित होगा या नहीं, ओके। तो ज़रा देखिए, ऑक्सीजन आपका 4 लिए बैठा है, कहीं से नहीं सेटिस्फाइज हो सकता है। सब पहली बात तो है ऑक्सीजन पे 4 का मल्टीपल करना पड़ेगा, अगर करना पड़ेगा तो इसमें मैंने क्या किया, 4 का गुणा किया, ओके। तो क्या किया, 4 का मल्टीपल किया, और जैसे ही मल्टीपल किया तो यहाँ पे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो गए, कितने हुए, 8 हो गए। अगर 8 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन आपके 4 हो गए, इधर आपके हाइड्रोजन 8 हैं, कितने, इधर आपके 8 हैं, ओके, ऑक्सीजन आपके इधर 4 हैं, ऑलरेडी 4 हैं, राइट। या फिर 3 है इधर, तो इधर क्या करिए, 3 से मल्टीपल कर दीजिए, ओके। तो ये रिएक्शन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो आगे, हाँ ये याद रहे 5th नंबर में कि जो अभिकारक एवं उत्पाद लिख रहे हैं आप, उनकी क्या है, फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, ओके। फिजिकल स्टेट ज़रूर लिखना है, क्या फिजिकल स्टेट इसकी बन रही है। जैसे ठोस जो होता है उसको हम सॉलिड मतलब S से रिप्रेजेंट करते हैं, और द्रव जो होता है इसे लिक्विड बोलते हैं, तो ये स्मॉल l से। गैस अगर है तो G से लिखेंगे, और अगर कोई जलीय विलयन है तो उसे एक्वस सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ज़रा देखिए, लोहा जो होता है वो सॉलिड होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया, यस। जो वाटर है वो क्या किस फॉर्म में है, यहाँ पे गैस की फॉर्म में, ओके। तो इसे क्या लिखा गया, गैस। फिर इसके बाद में Fe2O3O4, इसका कोई स्टेबल पोजीशन नहीं बन रहा। 4H2 गैस, ये आपकी क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये सारी क्या है कि अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था आप जरूर लिखें उस रिएक्शन में, ओके। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है कि उसकी आप जो अवस्थाएं हैं, मतलब कुछ आवश्यक परिस्थितियां हैं, जैसे कि आपका 373 केल्विन हो गया, या फिर
कोई उत्प्रेरक हो गया जैसे प्लेटिनम और मोलिब्डेनम हो गया, इन सभी को क्या लिखिएगा, तीर के निशान के ऊपर लिख दीजिएगा। मतलब कि ये रिएक्शन कोई हो रही है ऐसे आपकी, ये कोई रिएक्शन है और इस रिएक्शन में ये आप 273 केल्विन यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऊपर प्लेटिनम मोलिब्डेनम जो भी बन रहा है उत्प्रेरक है, ताप या दाब का इफेक्ट है, तो ये सारा तीर के ऊपर लिखिएगा। समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, बाद में चेक भी कर लीजिएगा। और अगर बराबर हो जाती है तो यह समीकरण क्या हो जाएगा आपका, संतुलित हो जाएगा, राइट। और इसी संतुलित समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इसी विधि को हीट एंड ट्रायल मेथड या विधि कहा जाता है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने की विधि हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हीट एंड ट्रायल मेथड किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या से गुणा करके किसी समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। किससे गुणा करके, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या से या सबसे छोटी संख्या से गुणा करके किसी समीकरण को संतुलित करने की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ओके।